Yes, today we will do Bessel's generalized inequality. आज हम करेंगे Bessel's generalized inequality. Generalized inequality. जो लास्ट हमने की थी लास्ट लेक्चर में, that was the Bessel's inequality for finite n. So what's the statement? First of all, we have a E alpha. Alpha belongs to H. ये हमारे पास alpha belongs to lambda. It's not H. Alpha belongs to lambda. This is the orthonormal set. First of all, we have given that this is a orthonormal set in H, number one. And we have taken a vector x belongs to H. Then what we want to prove? Then we want to prove summation inner product of x and E alpha. Its norm square is less than or equal to norm of x. ये हमने प्रूव करना है. फाइनाइट में बच्चे यहाँ था, यहाँ पे आई रनिंग फ्रॉम 1 to n था, लेकिन यहाँ पे इट विल बी अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा. सो हम हर एक पार्ट में डिफरेंट केसेस डिस्क्राइब करेंगे और उस केसेस में ये बताएंगे भी हमारा समेशन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. राइट. सो आई एम गोइंग टू द प्रूफ. So first of all, we will take set S. S is the set of all those points or all those inner product, all those orthonormal vectors of orthonormal set for which the inner product of x with EI is not equal to 0. Right? And we have done the lemma yesterday. And this set is either empty. We know that this set is either empty or countable. Right? या एम्पटी होगा या काउंटेबल होगा. तो क्या कंडीशन है, क्या पॉसिबिलिटीज आ गई. एम्पटी का मतलब या तो एस खाली होगा, नंबर टू या एस क्या होगा, फाइनाइट होगा क्योंकि वो भी काउंटेबल हो सकता है, और तीसरा क्या होगा, एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट. तो इन तीन पॉसिबिलिटी के साथ हमने समेशन फाइंड आउट करना है हमारा क्या आएगा. राइट. सो पहला केस जब एस इज इक्वल टू 5 है, व्हेन एस इज एम्पटी. अगर एस एम्पटी है तो इसका मतलब एक्स का इनर प्रोडक्ट ई आई के साथ क्या है, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ईच आई. फॉर ईच आई अगर ये 0 है बेटा, अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, द इनर प्रोडक्ट ऑफ ई एक्स आई इट्स नॉर्म मॉड इज नॉर्म नहीं मॉड आएगा, दिस इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ. तो यही आपने इनइक्वालिटी प्रूव करनी थी कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज एंड नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो इट इम्प्लाइज आपकी इनइक्वालिटी. सो देयरफॉर द इनइक्वालिटी होल्ड्स. राइट. नाउ केस नंबर 2. सो केस नंबर 2 में हम लेंगे व्हेन एस इज फाइनाइट. केस नंबर 2 व्हेन एस इज फाइनाइट. एस फाइनाइट है, इसका मतलब कि ये जो वेक्टर्स हैं आपके पास, जो आपके पास सेट्स ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के वेक्टर्स आ रहे हैं इसमें, वो फाइनाइट नंबर में है. देन वी विल अज्यूम दैट एस इज इक्वल टू E1 E2 सोन अप टू En. ये आपका सेट बन जाएगा. ठीक है जी. वेयर n इज सम पॉजिटिव इंटीजर, n एक पॉजिटिव इंटीजर है. राइट. नाउ व्हाट टू देन टू प्रूव. तो आपका जो समेशन है, देन आप लिखेंगे देन summation alpha belongs to lambda inner product of x and E alpha its mod square. This will become summation I running from 1 to n x comma inner product of x and EI its mod square. तो ये जो एक्सप्रेशन है समेशन, वो ये बन जाएगा आपके पास. ठीक है. So now for Bessel's inequality. Bessel's inequality for finite n. Finite n के लिए Bessel's inequality क्या कहती है, we have already proved that is summation of I running from 1 to n inner product of x and EI its mod square, this is less than or equal to norm of x square. So therefore in this case inequality, in this case जो हमने prove करना था, inequality holds. Inequality holds. राइट. सो ये हो गया केस नंबर 2. अब हम करेंगे केस नंबर 3 व्हेन एस इज इनफाइनाइट. और क्या 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 आएगा व्हेन एस इज इनफाइनाइट, काउंटेबली, नॉट ओनली इनफाइनाइट, व्हेन एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट. केस नंबर 3 व्हेन
S is countably इनफाइनाइट। जब S क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। सो इट मीन्स अगर कोई सेट इनफाइनाइट है और काउंटेबल है, then the elements of S can be arranged in the form of a sequence with distinct elements. Then the elements of S can be arranged in the form of sequence with distinct elements, right? So it implies, so S के elements हमने क्या ले ले? E1, E2, E3 सीक्वेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी, En डैश डैश, राइट? और इन सबका क्या है? एक डेफिनेट ऑर्डर, इन सारे एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है जी, विद डेफिनेट ऑर्डर, सबका एक ऑर्डर है। सीक्वेंस बेटा हमेशा एक ऑर्डर को फॉलो करता है, राइट? नाउ सो इन दिस केस, देयरफॉर इस केस में जो समेशन अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड ई अल्फा, इट्स इनर प्रोडक्ट, इट्स नॉर्म्स mod square, this is what you will define summation I running from 1 to infinity बन जाएगा बच्चे ये, right? And this is x comma ei, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। देन आप लिख सकते हैं देन दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो इस केस में हमारा जो समेशन है वो I रनिंग फ्रॉम 1 to infinity हो गया, राइट? नाउ देयर इज अ थ्योरी ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। क्या कहती है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज की थ्योरी? कि अगर सीरीज 1 कन्वर्जेंट है, राइट, देन every series obtained by rearranging its term also converges to the same sum। ये एब्सोल्युटली मॉड लगा है ना, तो मॉड, जब हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात करते हैं, इसका मतलब मॉड लगा के वो जो सीरीज है ये वो आपके पास क्या आएगी? कन्वर्जेंट। सो थ्योरी ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या कहती है? कि अगर मान लो ये वाला सीरीज जो आपके सामने लिखा हुआ ये वाला, ये एक सीरीज है अपने आप में, सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, सारे के सारे नंबर्स इसमें क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि आपने मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब है कि आपके पास जो भी नंबर आएगा वो रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। आइदर द जो आपका इनर प्रोडक्ट है वो आपका, उसमें अगर आपके पास जो स्केलर आ रहे हैं वो स्केलर, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बेटा जब आप मॉड लेते हैं तो रियल नंबर में ही कन्वर्ट हो जाता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये जो सीरीज है हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाए, ठीक है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज की हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, और अगर मैं फिर इनकी टर्म्स को रीअरेंज भी कर दूं, सीरीज का मतलब हम टर्म्स को रीअरेंज अगर कर देते हैं तो भी जो सम आएगा वो भी उसी सम को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। मान लो आपके पास एक ये सीरीज है 1 -1 +1 फिर +1 -1 फिर +1 डैश डैश डैश, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे देखूं तो ये आंसर कितना आया बेटा? सीरीज किसको गई? सीरीज कन्वर्जेस टू 0। अब इसी को ही मैं दोबारा लिखती हूँ, मैं अरे रीअरेंज कर रही हूँ टर्म्स को, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 -1, ठीक है, फिर माइनस कॉमन लिया, फिर 1 -1। आई हैव रीअरेंज द सीरीज। और रीअरेंज करने से क्या हुआ बेटा? ये सारे खत्म हो जाएंगे। आंसर कितना आया? 1, ठीक है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है सीरीज की टर्म्स को जब हम रीअरेंज करते हैं तो आंसर सम जो है वो चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो सम चेंज कब नहीं होगा? जब सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। सो दैट्स व्हाई, सो वो कह रहे हैं देयरफॉर द डेफिनेशन 1 इज जस्टिफाइड। सो नाउ वी विल डू, अब हमने देखो हमने एक सीरीज की कन्वर्जेंस की बात करनी है, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक Sn। कंसीडर, हमने एक Sn लिया, Sn का मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। Sn जो है, देखो Sn एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। एक्चुअली जब आप S1 S2 S3 टर्म्स बनाएंगे तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी? इसमें 1 टर्म ऐड होगी, इसमें पहले 2 टर्म्स ऐड होगी, इसमें 3 टर्म्स ऐड होगी। तो Sn जो है दिस इज द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज, जो भी आपके पास सीरीज है। तो इस केस में बन जाएगा समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n, इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड ei, इट्स मॉड एंड इट्स स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, राइट।
अब हर Sn क्या है बेटा, नेगेटिव है, इज अ नॉन नेगेटिव सम, क्योंकि मॉड है, मॉड का स्क्वायर लगा है तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज मोनोटोनिकली, देयरफॉर Sn जो है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इट इज अ मोनोटोनिकली, यू कैन राइट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट, क्योंकि सारे के सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं, वो नॉन नेगेटिव है फॉर एवरी n, so it is monotonically increasing, and we know that summation I running from 1 to n, inner product of x and ei, its mod square that will be less than or equal to norm of x, ये हमें पता है फाइनाइट n के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, लेकिन हमने इसको इनफाइनाइट के लिए होल्ड करवाना है, राइट। तो यहाँ से देखो दो बातें आ गई कि एक तो ये जो सीरीज थी अभी आपने लिखा, ये सीरीज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है नंबर 1, और इस सीरीज का सम किसी नंबर से कम आ रहा है, तो यहाँ से ये पता चल गया ये बाउंडेड भी है। एक ऐसी सीरीज या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो बेटा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो, तो बेटा डेफिनेटली वो कन्वर्ज करता है, राइट। तो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपके पास आया है ये कन्वर्ज करेगा, देयरफॉर Sn it implies, so Sn जो आपके पास है एक तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और दूसरा वो बाउंडेड है, किस नंबर से, वो इस नंबर से बाउंडेड हो गया, क्योंकि Sn का नाम है समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x and ei, इट्स मॉड स्क्वायर, राइट। तो देयरफॉर Sn सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, राइट, कन्वर्ज टू सम वैल्यू। तो अगर ये कन्वर्ज कर रही है इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम किसका, किसका देखो किसका कर रहा है, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to infinity इनर प्रोडक्ट ऑफ x and ei mod स्क्वायर, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, राइट। सो अगर ये कन्वर्जेंट हो रहा है, Sn क्या थी, एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थी, वो बाउंडेड थी बाय नॉर्म ऑफ x स्क्वायर, इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो गया, और कोई सीरीज तभी कन्वर्ज करती है जब उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता है, और उसी लिमिट को बेटा कन्वर्ज करती है। अगर अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम नॉर्म ऑफ x स्क्वायर से बाउंडेड है तो एक्चुअल जो है आपके पास सीरीज आ रही है वो भी क्या होगी, वो नॉर्म ऑफ x स्क्वायर से ही बाउंडेड होगी। देयरफॉर समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to infinity inner product of x and ei, its mod square is less than or equal to norm of x square for all x belongs to h. So third case में भी बेटा आपकी inequality hold हो गई. So therefore for every case when you have taken the set S, this satisfies कि either it is empty, it is countable, it is finite, countably infinite. For every case this result holds. So this is called the generalized Bessel inequality. That's all. I hope the point is clear to all of you.